नमस्कार दोस्तों। चलो आज जानते हैं कि रिसर्च आर्टिकल की इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना चाहिए और उसके क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। दोस्तों, जब हम रिसर्च आर्टिकल को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले टाइटल आता है, फिर उसमें एफिलिएशंस आती हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है और जहाँ से आर्टिकल की मेन बॉडी शुरू होती है उसका फर्स्ट कंपोनेंट इंट्रोडक्शन होता है। अगर आपके रिसर्च आर्टिकल की इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका रिसर्च आर्टिकल बहुत बढ़िया पैटर्न पे लिखा जाता है। हालांकि इंट्रोडक्शन लिखना इतना इजी नहीं है, उसके लिए हमें बहुत से स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसे स्टेप्स लेके आया हूँ जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख सकते हो रिसर्च आर्टिकल की। यहाँ मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 6 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, बट इन जनरल इन स्टेप्स की मदद से ही एक अच्छे एससीए जर्नल के लिए इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। चलो एक एक करके सारे स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दोस्तों हुक आती है, हुक योर रीडर। अब ये हुक ऑफ रीडर क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको मैं इस स्लाइड के बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप ये नोट करिए कि सबसे पहले आता क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपकी हुक योर रीडर। हुक एक तरह का स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होती है जो आप अपने रीडर को देते हो। उसके बाद आपका आता है प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ये प्रोवाइड करने के बाद फिर आप मूव करते हो स्टेट योर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। जब आपका यह डिफाइन हो जाता है उसके बाद आप ब्रीफ में अपनी आउटलाइन योर रिसर्च मेथडोलॉजी बताते हो। उसके बाद प्रेजेंट योर रिसर्च कंट्रीब्यूशन और फिर हम स्ट्रक्चर योर इंट्रोडक्शन होता है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप इंट्रोडक्शन को लिखते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी रिसर्च पेपर की हुक का क्या मतलब है। हुक दोस्तों हम लोग एक स्टार्ट ओपनिंग को बोलते हैं, जिसमें आप लोग एक बड़ी ही कमाल की स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हो शुरू में, इसको हुक बोलते हैं। तो हुक बेसिकली दिस कुड बी सरप्राइजिंग फैक्ट, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन और रेलेवेंट कोट। आप ये अपने इसमें इंट्रोडक्शन में हुक को लिख सकते हो। उसके बाद हुक में ही आप लोग क्या लिखोगे, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च आर्टिकल, कि क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई योर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टू द फील्ड। तो ये हुक है दोस्तों। हुक 1-2 लाइन में लिखा जाता है। हुक को आपने बहुत बड़ा नहीं लिखना, हुक को 1-2 लाइन में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। दोबारा बता दूं, एक आप स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करते हो और हुक में आप अपने रिसर्च की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हो, लेकिन बड़े ही शॉर्ट में। ये ट्रिकी आर्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। 2 लाइन में आप अपने हुक को कंप्लीट करोगे। उसके बाद हमने बात की थी प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में 3 बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। ऑफर नेसेसरी कंटेक्स्ट, समराइज प्रीवियस रिसर्च एंड आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। तो ये सारी की सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ही मानी जाती है। 3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है ब्रीफली इंट्रोड्यूस रिसर्च एरिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपने रिसर्च एरिया और इसकी इंपॉर्टेंस को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करो। हाईलाइट द की फाइंडिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टडी दैट आर रेलेवेंट टू योर वर्क। वो हाईलाइट करना है आपने फाइंडिंग्स जो आपके काम के साथ रेलेवेंट है, जुड़ती हैं, मिलती जुलती हैं, आलतू फालतू की नहीं, जो आपके काम के साथ मिलती जुलती हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करोगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपके रिसर्च आर्टिकल में गैप ही नहीं है तो आपका रिसर्च आर्टिकल कहीं भी नहीं छपेगा। कोई भी अच्छा जर्नल Q1 Q2 कोई भी अच्छा जर्नल हाई इंपैक्ट फैक्टर का आपके रिसर्च के गैप नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपको क्लियरली आर्टिकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी रिसर्च में गैप क्या है। गैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि रिसर्च गैप को कैसे बनाना चाहिए। रिसर्च गैप क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो आप काम कर रहे हो उन दोनों के बीच में क्या गैप है, आपका काम पिछले काम से कितना डिफर कर रहा है,
वो काम जो आप कर रहे हो वो पहले नहीं हुआ, इस चीज को गैप बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत वीडियो हम लोग एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वीडियो बनाएंगे गैप के ऊपर, लेकिन आज के लिए इतना कि आपने इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में गैप को डिफाइन करना है। उसके बाद आप आ जाओगे स्टेट योर रिसर्च क्वेश्चन। बिल्कुल क्लियरली जो आप करना चाह रहे हो अपने क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन करो और अपने हाइपोथेसिस को डिफाइन करो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हाइपोथेसिस भी आ सकता है, नहीं तो रिसर्च क्वेश्चन से भी काम चल सकता है। बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करो व्हाट यू एम टू अचीव विद योर स्टडी, तो इसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करो। उसके बाद आपका आ गया आउटलाइन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चीज मैम बहुत कम इंट्रोडक्शन में देखी जाती है, बट ये इंट्रोडक्शन में होना जरूरी है। आज के सिनेरियो के हिसाब से अपनी अप्रोच को डिफाइन करो, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। बहुत ही ब्रीफ में अपनी रिसर्च अप्रोच को डिफाइन करो और अपनी अप्रोच की नोवेलिटी भी यहां डिफाइन करो कि आपकी अप्रोच एग्जिस्टिंग अप्रोच से कितनी ज्यादा डिफर कर रही है, कितनी बेहतर है, उसमें क्या नया है, लेकिन बहुत ब्रीफ में, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। जब आप इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की आप दोनों कंपोनेंट को लिख पाओगे, उसके बाद आप आ जाओ प्रेजेंट योर रिसर्च कंट्रीब्यूशन, कि आपके रिसर्च पेपर की आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, कंट्रीब्यूट क्या कर रही है वो, आप जो काम कर रहे हो वो कम्युनिटी को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, और साथ में अपनी फाइंडिंग, पोटेंशियल फाइंडिंग भी इसी में डाल दो, दोनों चीजों को इसमें डाल दो। तो आपका ये वेट बनेगा इंट्रोडक्शन में कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। जब ये लिखोगे तो ये, वैसे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि फ्लो ए लॉजिकल, फॉलो ए लॉजिकल फ्लो, मोर जनरल टू स्पेसिफिक, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज यूज करनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि जितना हम लोग इंग्लिश को बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो लोग पढ़ते हैं, लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। जितनी आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी, समझ आने वाली होगी, क्लियर होगी, उतना ही आपका पेपर ज्यादा पढ़ा जाएगा। रिव्यूअर, एडिटर ये बात नोट करते हैं कि आपने अपने आइडिया को कितने सरल तरीके से प्रेजेंट किया है। अब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको बताऊं तो बातें समझ नहीं आती है। तो जितना हम लोग सिंपल और सरल, मैं आप हिंदी बात कर रहा हूं, लिखेंगे और सही लिखेंगे ना, उतना बेहतर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करो, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करो, ज्यादा एडजेक्टिव को यूज नहीं करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं बनानी, सिंपल कंसाइज लैंग्वेज को यूज करना। और इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप लोग कंक्लूडिंग रिमार्क लिखते हो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हो कि आपके रिसर्च पेपर का रोड मैप क्या है और आपका रिसर्च पेपर में इंपॉर्टेंस क्या है। एंड में हुक से शुरू करके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तक आना है। तो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं। अब इन स्टेप्स के ऊपर मैंने एक जनरल गाइडलाइन भी दोस्तों, एक ये मतलब मेरी अपनी एक सूझबूझ से है, जो मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन ये वेरिएबल है। हुक 1-2 लाइन में कंप्लीट करो। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन 5 to 8 लाइन, बट नॉट नेसेसरली, यू कैन इंक्रीज द लेंथ, बट इन जनरल 5 to 8 आर इंपॉर्टेंट, significant I can say. Research gap 3 to 5 lines. Research objective 2 to 3 lines. Methodology overview 2 to 3 lines. Expected contribution 2 to 3 lines में complete करना है। बट मैं बार बार कह रहा हूं ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन कम से कम इतनी लाइंस तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी पड़ेंगी। और आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, उसका वर्ड काउंट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका रिसर्च आर्टिकल 5000 वर्ड का आप लिख रहे हो तो आपकी इंट्रोडक्शन 500 वर्ड की होगी, मतलब 10% ऑफ द टोटल वर्ड काउंट ऑफ योर रिसर्च आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग ए रिव्यू आर्टिकल विच इज मोर देन ऑफ 15,000 वर्ड, तो एक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन वुड बी ऑफ 1500 वर्ड्स। तो ये इन जनरल है कि आपकी इंट्रोडक्शन आपके रिसर्च आर्टिकल का 10% होना ही चाहिए। उससे कम लिखोगे, ज्यादा इरेलीवेंट है। कम वाले में आप अपनी पूरी ये जो 6 स्टेप्स आप देख रहे हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये आप नोट कर लेना, 10% ऑफ टोटल वर्ड काउंट ऑफ योर रिसर्च पेपर, इंट्रोडक्शन 10% होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैंने एक जनरल सा एक आर्टिकल
का एक टाइटल बनाया है और अपनी सोच के हिसाब से उसके लिए कुछ मैंने हुक जो स्टेप्स आपको बताए हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है। जनरल सी बात है, वेरिएबल है ये, मतलब अपने फील्ड से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। मैंने एक आर्टिकल लिया है सिंपल द कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ। तो उसके लिए मैं आपको हुक में क्या लिखना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या लिखना चाहिए, बाकी स्टेप्स के बारे में यहाँ पे आपको फटाफट बता दूंगा। हुक मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग क्या हो सकती है? सोशल मीडिया हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडोलेसेंट लाइफ। बिल्कुल ठीक है, बन चुका है। हमारे बच्चे सारा दिन सोशल मीडिया पे रहना पसंद करते हैं, ग्राउंड में नहीं जाना, सोशल मीडिया पे रहना बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा है कि however the concern have arisen about the potential negative impact on mental health, तो उनके इस चीज का हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो बिल्कुल है, पहले ही मैंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे दी अपने रिव्यूअर के लिए, एडिटर के लिए, रीडर के लिए भी कि भाई ये क्यों, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है, इस तरह से डिफाइन की जा सकती है। उसके बाद हमने बात करी थी प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में नेसेसरी कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो मैंने ये बिल्कुल एक कैरेक्टराइज्ड किया कि एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इज क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू। बिल्कुल ठीक है, आज ये बन चुका है क्योंकि सोशल मीडिया के कारण उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। कैरेक्टराइज बाय, किससे कैरेक्टराइज हो रही है? हाई रेट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइड। बातें जुड़ती हैं। तो ये मैंने अपनी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन में दे दिया। फिर मैंने उसमें समराइज की प्रीवियस रिसर्च, वो रिसर्च को समराइज किया जो पहले हो चुकी है और उससे कोरिलेट किया। द प्रीवियस स्टडी हैज शोन ए कोरिलेशन बिटवीन द सक्सेसिव सोशल मीडिया यूज एंड इंक्रीज्ड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो बात जुड़ती है कि भाई कोरिलेशन है, सोशल मीडिया, एक्सेसिव सोशल मीडिया की यूज और ये जो इंक्रीज सिम्टम है डिप्रेशन एंजाइटी की, उसकी कोरिलेशन बिल्कुल है। फिर मैंने अपना रिसर्च गैप को डिफाइन किया कि वाइल लिंक बिटवीन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ इज एस्टेब्लिश, रिलेशन में लिंक है बट स्पेसिफिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग दिस रिलेशनशिप रिमेन अनक्लियर। तो मैंने बता दिया, बिल्कुल क्लियर किया कि जो मैं काम कर रहा हूं वो काम नया है, वो नहीं हुआ, हालांकि लिंक है, रिलेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है, स्टैब्लिश्ड है, लेकिन जो मैं स्पेसिफिक मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं वो नहीं हुआ। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपका काम बिल्कुल नया है और आपका काम जो है पब्लिश होने के काबिल है। उसके बाद मैंने कहा था कि स्टेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, तो मैं रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन कर दिया, बिल्कुल क्लियरली बताया कि मैं इस पेपर में क्या करने वाला हूं। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी एंड कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया यूज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम इन एडोलेसेंट। बिल्कुल एक छोटा सा रिसर्च क्वेश्चन मैंने आपको पहले शायद ये बताया था कि रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक ही क्वेश्चन लेना है रिसर्च आर्टिकल में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक रिसर्च आर्टिकल में एक क्वेश्चन के ऊपर ही हम डिक्टेट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे आउटलाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो मैंने कहा था अपनी मेथोडोलॉजी को डिफाइन करो और अपनी मेथोडोलॉजी पुरानी मेथोडोलॉजी से कैसे डिफर करती है, उसमें क्या खास है, क्या न्यू है, उसको बताओ। तो मैंने डिफाइन की है, आप रीड कर सकते हो। नोवेलिटी बता देता हूं, अनलाइक प्रीवियस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज दिस रिसर्च विल यूटिलाइज द लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन टू एस्टैब्लिश कैजुअलिटी। तो मैंने बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की बात हो रही है और ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है ये पुरानी स्टडीज से बिल्कुल डिफरेंट है। अनलाइक लिखा मैंने प्रीवियस क्रॉस सेक्शनल स्टडी दिस रिसर्च विल यूटिलाइज, तो ये नहीं यूज हुआ, मतलब ये डिजाइन मेरा नया है, स्टडी है लेकिन ये डिजाइन मेरा नया है। तो मैंने अपने डिजाइन की नोवेलिटी को प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग लिखेंगे अपना कंट्रीब्यूशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड आउटकम बता दी, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट भी बता दिया। पोटेंशियल इंपैक्ट में फाइंडिंग विल कंट्रीब्यूट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, गाइडिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। एक्सपेक्टेड आउटकम भी दे दी, पोटेंशियल इंपैक्ट भी दे दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि लॉजिकल फ्लो पे चलना है, सिंपल से स्पेसिफिक पे मूव करना है, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज को यूज करना है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी, कंक्लूडिंग रिमार्क देना है, दिस स्टडी बताना है कि स्टडी में आप क्या कर रहे हो। दिस स्टडी एम्स टू शेड लाइट ऑन ए अंडरलाइंग मैकेनिज्म थ्रू विच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने काम को करते हो
और अपने इंट्रोडक्शन को बहुत बढ़िया लिख सकते हो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लोगों को रिकमेंड भी कीजिए। अभी हमने इस सीरीज को शुरू किया है रिसर्च आर्टिकल को। इसके बाद आपको पूरे रिसर्च आर्टिकल में टाइटल कैसे लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, मेथोडोलॉजी, मेथड, मटेरियल्स, डिस्कशंस, रिजल्ट्स और कंक्लूजन कैसे लिखे जाते हैं, सबके ऊपर वीडियो 1 by 1 मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और इस चैनल को लगातार देखते रहिए।